नोट: इस एपिसोड में दर्शाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल जागरूकता और जानकारी देना है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या घटना से समानता मात्र संयोग है। यहाँ दिखाई गई कॉल बातचीत नाटकीय ड्रामेटाइज्ड है। नमस्कार। आज हम गंगानगर की एक सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जी। एक ऐसी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। ये कहानी है 3 टीनेजर्स की, आर्यन, फैजान और महक, जो अनजाने में ही एक ऑनलाइन कमीशन वाले स्कैम, एक घोटाले में फंस गए। हाँ, ये आजकल बहुत आम हो गया है। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक स्रोत है, एक ड्रामेटाइज्ड स्क्रिप्ट है, साइबर कथा एपिसोड 2 कमीशन का जाल। अच्छा। और ये स्क्रिप्ट दिखाती है कि कैसे जल्दी पैसा कमाने का लालच, हाँ। और ओटीपी जैसी जरूरी जानकारी शेयर करने में लापरवाही, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, और कैसे एक मुनज्जम गिरोह के झांसे ने इन बच्चों की जिंदगी को, आप कह सकती हैं, बदल ही दिया। खतरनाक मोड़ पर ला दिया। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑनलाइन घोटाले आखिर होते कैसे हैं, इनका तरीका क्या होता है। हाँ, और इसमें फंसाने के लिए क्या मनोवैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसा स्क्रिप्ट में दिखाया गया है। बिल्कुल, दिमाग से खेलते हैं ये लोग। सही कहा। और इसके नतीजे क्या होते हैं? पैसों का नुकसान तो है ही, पर सामाजिक और इमोशनल असर क्या पड़ता है, वो भी बहुत गहरा होता है। और सबसे जरूरी बात, क्या जागरूकता और जिम्मेदारी से ऐसे जानों से बच सकते हैं, या अगर कोई फंस जाए तो क्या निकलने का कोई रास्ता है? यही समझना है। चलिए शुरू करते हैं गंगानगर के इन बच्चों की कहानी से। हाँ, तो कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, बड़ी आम जरूरतों से। बिल्कुल। स्क्रिप्ट दिखाती है कि फैजान है, उसे एक नया फोन चाहिए, शायद दोस्तों में दिखाने के लिए, या बस एक इच्छा है। महक है, वो थोड़ी ज्यादा जिम्मेदार लग रही है। उसे घर के बिजली बिल की चिंता है। वो चाहती है कि कुछ पैसे कमा ले। हाँ, और यहीं पर आर्यन आता है। वो जिक्र करता है कि उसे ऑनलाइन पैसे कमाने का एक तरीका मिला है। हाँ, व्हाट्सएप पर कोई अर्न फास्ट ग्रुप का लिंक मिला है उसे। हाँ, और यहीं से कहानी शुरू होती है। ये छोटी छोटी जरूरतें ही वो पहला पॉइंट बन जाती हैं, ना? हाँ, जहाँ ये शिकारी अपना चारा फेंकते हैं। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट में पहला कांटेक्ट कैसे होता है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज, जी। ऑफर, बस बैंक अकाउंट की जानकारी दो और 2000 रुपए फौरन। 2000 रुपए सुनने में बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, और शायद यही चालाकी है। हाँ बिल्कुल, ये बिना मेहनत के तुरंत मिलने वाले पैसे है ना। ये एक मनोवैज्ञानिक चारा है। स्क्रिप्ट में महक थोड़ी हिचकिचाती भी है। उसे माँ की बात याद है कि ओटीपी नहीं देना किसी को। समझदार लड़की। लेकिन आर्यन का जोश वो ज्यादा हावी है। आप क्या कहेंगे, ये छोटा सा इनाम इतना असरदार क्यों होता है? देखिए, स्क्रिप्ट जो दिखा रही है वो ये है कि इसके कई कारण हैं। पहला, ये फौरन मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, आजकल सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तीसरा, टीनेजर्स को अक्सर पैसों की जरूरत होती है ना, और सही तरीके शायद मुश्किल लगते हैं, तो ये आसान रास्ता बहुत लुभावना लगता है। महक की हिचकिचाहट दिखाती है कि खतरा तो महसूस हो रहा है, लेकिन आर्यन का जोश, और फिर फोन कॉल पर बात करने वाला बंदा, वो इतनी भरोसेमंद आवाज में बात करता है। हाँ, कि सब आसान है, सुरक्षित है। जी, वो विश्वास दिला देता है। और सिर्फ विश्वास ही नहीं दिलाते, स्क्रिप्ट में ये भी है कि वो रेफरल बोनस का लालच देते हैं। हाँ, ये अगला कदम है कि अगर दोस्त को लाओगे तो हर रेफरल पर 500 रुपए और मिलेंगे। सही। यही उनकी रणनीति का अगला हिस्सा शुरू होता है। पहले भरोसा जीतो, ये सेफ है, फिर रिस्क को कम दिखाओ, अरे बस एक ओटीपी ही तो देना है, और फिर उनके ही दोस्तों के नेटवर्क को उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। दोस्तों को जोड़ने पर इनाम, वो अनजाने में ही गिरोह के लिए नए शिकार ढूंढने वाले बन जाते हैं। ओह, तो वो खुद ही रिक्रूटर बन रहे एक तरह से। बिल्कुल, ये पीड़ितों को ही अपना जाल फैलाने का जरिया बना लेते हैं। नेटवर्क तेजी से बढ़ता है, और उस उम्र में ये तुरंत मिलने वाला पैसा और दोस्तों को शामिल करने का मौका बहुत असर करता है। और आर्यन तो स्क्रिप्ट के हिसाब से वो पूरी तरह झांसे में आ जाता है। हाँ, वो अपनी बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड की फोटो सब भेज देता है, और फिर वो सबसे जरूरी चीज, ओटीपी, वो भी बता देता है। और जैसे ही वो ओटीपी भेजता है, स्क्रिप्ट दिखाती है कि तुरंत उसके फोन पर 2000 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आ जाता है। बस यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक दीवार टूट जाती है, जिसकी तरफ महक की हिचकिचाहट इशारा कर रही थी। अच्छा। पहली कामयाबी, पैसा सच में आ गया।
अब दिमाग में ये बात पक्की हो जाती है कि हाँ, ये तरीका काम करता है और सेफ है। स्क्रिप्ट में दिखाते हैं कि आर्यन को बड़ा गर्व महसूस होता है। हाँ, कि मैंने कोई स्मार्ट तरीका निकाल लिया पैसे कमाने का। फैजान भी खुश है कि चलो अब फोन आ जाएगा। हाँ, राहत मिलती है उसे। महक अभी भी थोड़ी असहज है, लेकिन अब शायद वो जो भी सोचने लगी होगी। हाँ, ये पहली सफलता उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत वजह दे देती है। डर पर लालच हावी हो जाता है। और ये अगली शायद ज्यादा खतरनाक मांग का रास्ता खोल देती है। बिल्कुल, क्योंकि बात 2000 रुपए पे खत्म नहीं होती। नहीं। स्क्रिप्ट में आगे दिखाते हैं कि स्कैमर अब एक वॉइस नोट भेजता है। अच्छा, वॉइस नोट? हाँ, उसमें पूरा कमीशन का स्ट्रक्चर समझाया जाता है। हर नए दोस्त को जोड़ने पर 500 रुपए, और अगर 5 नए खाते ले आए तो 12,000 रुपए का स्पेशल बोनस। अरे वाह, मतलब लालच और बढ़ाया जा रहा है। हाँ, और आर्यन, फैजान जिन्हें और पैसे चाहिए वो इसमें और दिलचस्पी लेने लगते हैं। ये तो सीधे सीधे उन्हें मतलब रिक्रूटर बना रहे हैं। बिल्कुल, ये क्लासिक पिरामिड स्कीम जैसा पैटर्न है। नीचे वालों को नेटवर्क बढ़ाने का काम दे दो। और स्क्रिप्ट ये साफ करती है कि बच्चों को अंदाजा ही नहीं है कि वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा बन रहे हैं। वो तो सोच रहे हैं हम दोस्तों की मदद कर रहे हैं, कमीशन कमा रहे हैं। हाँ, और महक का जो अंदरूनी संघर्ष है वो भी स्क्रिप्ट में अच्छे से दिखाया है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ घर की जरूरतें। हाँ, वो कश्मकश। ये स्कैमर अक्सर इसी डर और जरूरत के बीच का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है जरूरत इंसान से रिस्क उठवा सकती है। और इस नेटवर्क में स्क्रिप्ट बताती है एक लोकल बंदा भी है, राजू। हाँ, हैंडलर कह सकते हैं। हैंडलर, क्योंकि जो मास्टरमाइंड्स हैं वो तो शायद कहीं दूर बैठे हैं, किसी दूसरे देश में। अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन जमीन पर काम करने के लिए लोकल एजेंट होते हैं। राजू गंगानगर में यही कर रहा था, बच्चों से खाते, ओटीपी लेना और पैसों को आगे रूट करना। स्क्रिप्ट में इसका डायलॉग भी है शायद, जहां वो बच्चों को भरोसा दिलाता है, तुम बस ओटीपी और नंबर दो, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ बिल्कुल, और यहीं से वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात शुरू होती है ना। जी। राजू जैसे हैंडलर क्या करते हैं, बच्चों के खातों में जो पैसा आया उसे असली अपराधियों तक पहुंचाना है या छुपाना है। कैसे करते हैं ये स्क्रिप्ट में ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर स्क्रिप्ट इशारा करती है कि पैसा जल्दी से आगे बढ़ाया जाता है। आमतौर पर क्या होता है, वो पैसे से शायद नकली खरीदारी दिखाते हैं या उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर कई खातों में घुमाते हैं। इसे लेयरिंग कहते हैं। अच्छा, लेयरिंग। हाँ, या आजकल तो क्रिप्टो करेंसी में बदलकर गायब कर देते हैं। मकसद यही होता है कि पैसे का असली सोर्स और उसकी मंजिल छुपी रहे, जांच एजेंसियां आसानी से पहुंच ना पाएं। स्क्रिप्ट का एक सीन बड़ा दर्दनाक सा है, जब आर्यन की माँ देर रात फोन पर देखती है कि आर्यन के खाते से 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। 50,000? रकम बढ़ती जा रही है। हाँ, आर्यन कुछ बहाना बनाता है कि दोस्त की मदद कर रहा था, पर माँ को शक हो जाता है। ये क्या दिखाता है? ये कई चीजें एक साथ दिखाता है। एक तो गिरोह का लालच बढ़ रहा है, 2000 से बात हजारों तक पहुंच गई। दूसरा, बच्चों का अपने खातों पर कंट्रोल अब पूरी तरह खत्म हो गया है। वो शायद अब भी सोच जाएं कि कमीशन मिल रहा है, पर असल में उनके खाते बड़ी रकमों को इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वो बस मोहरे बन गए हैं। बिल्कुल, ये उनकी मासूमियत और गिरोह के बड़े इरादों का फर्क दिखाता है। और हाँ, परिवार में भरोसे का टूटना भी यहीं से शुरू होता है। और फिर अंजाम सामने आने लगता है, जैसा कि होता है। बैंकों के जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं वो इन अजीब सी एक्टिविटीज को पकड़ने लगते हैं। हाँ, उनके एल्गोरिथम होते हैं। स्क्रिप्ट में दिखाते हैं, फैजान को बैंक से मैसेज आता है कि आपके खाते में सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। और जल्द ही तीनों बच्चों के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, जांच पूरी होने तक। और परिवारों में घबराहट फैल जाती है। हाँ, डर का माहौल। लोकल अखबारों में भी खबरें छपने लगती हैं ऐसी धोखाधड़ी की। बैंकों के सिस्टम ऐसे ही काम करते हैं। वो असामान्य पैटर्न पहचानते हैं, जैसे किसी नए खाते में अचानक बड़ी रकम आई और तुरंत कई जगह ट्रांसफर हो गई। हाँ, तो सुरक्षा के लिए वो खाता फ्रीज कर देते हैं। लेकिन जैसा स्क्रिप्ट में भी इशारा है, तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। हाँ, वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की तकनीक से कई परतों से गुजरकर या तो मास्टरमाइंड तक पहुंच गया होता है या उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाता फ्रीज होने से आगे का नुकसान रुकता है, पर गया हुआ पैसा वापस लाना बहुत मुश्किल काम है। फिर मामला पुलिस की साइबर सेल तक पहुंचता है। स्क्रिप्ट में इंस्पेक्टर राजवीर हैं जो जांच कर रहे हैं। जी। और जांच में वो लोकल हैंडलर राजू पकड़ा जाता है। हाँ। जमीनी मोहरा। हाँ। राजू मान लेता है कि वो तो बस एक प्यादा था, मिडिल मैन, ऑर्डर ऊपर से आते थे। और वो ये भी बताता है कि नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय रूटिंग इस्तेमाल कर रहा था। यहीं इन साइबर अपराधों की जटिलता सामने आती है। राजू जैसे लोकल हैंडलर को पकड़ना फिर भी मुमकिन है,
लेकिन असली मास्टरमाइंड जो अक्सर दूसरे देशों से ऑपरेट करते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, VPN, प्रॉक्सी सर्वर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बेहद मुश्किल। और जहां तक इन बच्चों का सवाल है, स्क्रिप्ट सही दिखाती है कि कानून उन्हें अपराधी की तरह नहीं देखता। हाँ, उन पर कठोर सजा नहीं होती। नहीं, उन पर जुवेनाइल जस्टिस गाइडलाइंस लागू होती हैं। मतलब कानून बच्चों को सजा देने के बजाय उनकी काउंसलिंग करके उन्हें सुधारने पर जोर देता है, समाज सेवा वगैरह। मकसद उन्हें वापस मुख्यधारा में लाना है। तो कानूनी तौर पर मामला किशोर न्याय बोर्ड के पास जाता है, पुनर्वास पर फोकस होता है, लेकिन स्क्रिप्ट सामाजिक नतीजों को भी दिखाती है। शर्मिंदगी, समाज का डर। हाँ, पड़ोसियों की बातें, ये सब भी एक तरह की सजा ही है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में बच्चों की काउंसलिंग के दौरान उनके जो पछतावे और संकल्प हैं, वो उनके मोनोलॉग्स के जरिए दिखाए गए हैं। हाँ, वो मोनोलॉग्स स्क्रिप्ट के बहुत असरदार हिस्से हैं। महक बताती है कि कैसे वो रातों को रोती थी, सोचती थी कि माँ को शर्मिंदा कर दिया, पर अब वो समझती है कि उसकी गलती किसी और की बड़ी चाल का हिस्सा बन गई। आर्यन कहता है कि फोन की चमक ने अंधा कर दिया था, लालच पहचान नहीं पाया। फैजान अपना डर मानता है, पर यह भी कहता है कि अब वो दूसरों को बचाएगा इस जाल से। ये मोनोलॉग्स उनकी भावनाओं और बदली सोच को दिखाते हैं। और इसी संकल्प से कहानी में एक पॉजिटिव मोड़ आता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट दिखाती है कि ये तीनों बच्चे मिलकर डिजिटल सतर्कता गंगानगर नाम का एक क्लब शुरू करते हैं। वाह, जागरूकता क्लब। हाँ, और अपने स्कूल में एक सेशन रखते हैं जहां वो अपनी कहानी, अपनी गलतियां, अपनी सीख, सब कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं बिना झिझक के। ये बहुत हिम्मत का काम है। हाँ, आर्यन मंच पर कहता है, OTP आपके तिजोरी की चाबी है, इसे कभी किसी को मत देना। फैजान सलाह देता है, अगर कोई ऑनलाइन आसानी से पैसे देने की बात करे तो पहले बड़ों से पूछो। महक कहती है, जो डर हमने महसूस किया, मैं नहीं चाहती कोई और करे। ये है असली बदलाव। एक बुरे अनुभव को कम्युनिटी एक्शन में बदलना। और ये पीयर एजुकेशन, मतलब साथियों द्वारा शिक्षा, अक्सर बहुत असरदार होती है। हाँ, बच्चे बच्चों की बात ज्यादा सुनते हैं, है ना? बिल्कुल। जब वो अपनी ही भाषा में अपने अनुभवों से सीखते हैं तो असर ज्यादा गहरा होता है। ये दिखाता है कि गलती से सीखकर न सिर्फ खुद सुधर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। उस स्कूल सेशन में इंस्पेक्टर राजवीर भी आते हैं। वो भी बच्चों को प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। हाँ, कि कोई भी संदिग्ध मैसेज दिखे या एक्टिविटी हो तो तुरंत बैंक और साइबर सेल को बताओ। तो ये सेशन एक तरह से पूरे समुदाय के लिए एक सबक बन जाता है। सही कहा। जवाबदेही भी तय होती है और उम्मीद भी बनती है कि जागरूकता से भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इस पूरी कहानी में कुछ टेक्निकल बातें भी हैं जिनका जिक्र स्क्रिप्ट में आता है। हाँ, जैसे OTP का गलत इस्तेमाल तो हमने देखा ही। हाँ, वो तो कोर इशू था। लेकिन इंस्पेक्टर राजवीर और एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर शर्मा की बातचीत में सिम स्वैप और फिशिंग का भी जिक्र है। जी हाँ, ये भी बड़े खतरे हैं। ये सिम स्वैप क्या होता है? आसान शब्दों में समझाएंगे स्क्रिप्ट के आधार पर। हाँ, देखिए, सिम स्वैप बहुत खतरनाक चीज है। इसमें फ्रॉड करने वाला क्या करता है, वो किसी तरह आपके मोबाइल ऑपरेटर को यकीन दिला देता है कि आप ही अपना सिम बदलवाना चाहते हैं। अच्छा, कैसे? हो सकता है वो नकली डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करे या आपकी कोई पर्सनल जानकारी जो उसे मिल गई हो उसका इस्तेमाल करे। वो आपका मोबाइल नंबर अपने कंट्रोल वाली नई सिम पर ट्रांसफर करवा लेता है। ओह, और जैसे ही ऐसा होता है, आपके सारे बैंक, OTP, वेरिफिकेशन कोड सब उस फ्रॉड करने वाले के पास जाने लगते हैं। तो फिर तो वो आसानी से आसानी से आपका बैंक अकाउंट या दूसरे ऑनलाइन अकाउंट खाली कर सकता है। स्क्रिप्ट चेतावनी देती है कि अगर अचानक आपका मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए तो इसे हल्के में न लें, तुरंत ऑपरेटर और बैंक से संपर्क करें। ये तो बहुत डरावना है। और फिशिंग, ये क्या है? फिशिंग जैसे मछली पकड़ते हैं ना चारा डालकर, वैसा ही है। अच्छा। स्क्रिप्ट बताती है कि इसमें फ्रॉड करने वाले आपको नकली ईमेल, SMS या व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। दिखने में बिल्कुल असली लगेंगे, जैसे बैंक से आया हो। हाँ, या किसी शॉपिंग साइट से या सरकारी डिपार्टमेंट से। उसमें अक्सर एक लिंक होता है, कहा जाता है इस पे क्लिक करो। क्लिक करते ही आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो दिखने में असली जैसी होती है। वहां आपसे आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या OTP मांगा जाता है। और जैसे ही आपने डाला, वो जानकारी सीधे फ्रॉड करने वाले के पास। स्क्रिप्ट का सार यही है, अनजान लिंक पर क्लिक मत करो और अपनी सीक्रेट जानकारी ऑनलाइन शेयर करने में बहुत बहुत सावधान रहो। OTP तो कभी नहीं,
तो कुल मिलाकर इस स्क्रिप्ट से बचाव के लिए क्या खास बातें निकल कर आती हैं? कई जरूरी बातें हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी, ओटीपी किसी से कभी भी किसी बहाने से शेयर ना करें। ये आपकी डिजिटल चाबी है। बिल्कुल। दूसरी बात, आसानी से मिलने वाले पैसे या ऑफर्स पर एकदम से भरोसा ना करें, खासकर अनजान लोगों से। हमेशा घर में बड़ों से, टीचर से सलाह लें। सही। अपने बैंक खाते पर एसएमएस अलर्ट जरूर चालू रखें और ध्यान दें, कोई भी गलत ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक को बताएं। ओके। जहां मुमकिन हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA इस्तेमाल करें। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। कोई फोन पर या ऑनलाइन आपका नंबर बैंक में अपडेट करने को कहे तो कभी भरोसा ना करें। जरूरत है तो खुद ब्रांच जाएं। ठीक है। स्कूलों में रेगुलर डिजिटल सेफ्टी और साइबर अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए, जैसे उन बच्चों ने खुद शुरू किया। हाँ, वो बहुत अच्छा कदम था। और सबसे जरूरी, पेरेंट्स और बच्चों के बीच पैसों और ऑनलाइन सेफ्टी पर खुली बातचीत हो। बच्चों को ये भरोसा हो कि अगर कोई गलती हो जाए या कुछ गड़बड़ लगे तो वो बिना डरे पेरेंट्स को बता सकें। हाँ, स्क्रिप्ट में आर्यन की माँ और फैजान के पिता के मोनोलॉग्स इसी जरूरत पर जोर देते हैं। बिल्कुल। तो गंगानगर की इस कहानी और हमारी इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? यही कि ऑनलाइन दुनिया में जो आसान फायदे दिखते हैं, उनके पीछे छिपे जाल में फंसना कितना आसान है। हाँ, खासकर जब आप यंग हो और पैसों की जरूरत हो। हमने देखा कि इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, बल्कि गहरा भावनात्मक सदमा और सामाजिक शर्मिंदगी भी। जी। ये कहानी डिजिटल लिटरेसी और अलर्टनेस की अहमियत बताती है, खासकर ओटीपी जैसी चीजों की सुरक्षा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्क्रिप्ट ये भी दिखाती है कि गलती से सीखना, उसे सुधारना और उस सीख को दूसरों के काम लाना मुमकिन है। बिल्कुल। आर्यन, फैजान और महक की कहानी एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है। एक तरफ मौके हैं, सुविधाएं हैं, तो दूसरी तरफ साइबर अपराधी हैं जो लगातार नए नए तरीके निकाल रहे हैं लोगों को फंसाने के। इसलिए हमें लगातार सीखते रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। सही। और स्क्रिप्ट ये भी जोर देती है कि कम्युनिटी अवेयरनेस, शिक्षा, ये सब कितना जरूरी है। जब हम ऐसी कहानियां शेयर करते हैं, जैसे आज हमने की, हाँ, तो हम अनजाने में ही सही दूसरों को ऐसे स्कैम्स का शिकार होने से बचाने में मदद करते हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए जी, कि गंगानगर की ये कहानी सुनने के बाद हम अपनी डिजिटल दुनिया में भरोसे को कैसे देखें? क्या अब हर उस चीज पर शक करना ज्यादा जरूरी हो गया है जो ऑनलाइन आसानी से मिलने का दावा करती है? ये एक बड़ा सवाल है। शायद शक करना नहीं, पर सतर्क रहना, हाँ, वो जरूर और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। शायद, हाँ, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कि भाई अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में ये भी बताओ कि सबसे ज्यादा क्या पसंद आया।